साल था 2085। दिल्ली, जो कभी किलों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध थी, अब बदल चुकी थी। न पुरानी हवेलियों की गूंज थी, न गली मोहल्लों में बच्चों की किलकारियां। शहर अब एक डिजिटल जंगल बन चुका था। आसमान छूती तकनीकी मीनारें और हर गली कूचे में लगे होलोग्राम डिस्प्ले इसे एक साइबरनेटिक भविष्य का रूप दे रहे थे। सड़कें स्वचालित वाहनों से भरी थीं। लोग अब रोबोटिक सेवक और स्मार्ट उपकरणों पर निर्भर हो गए थे। हर किसी के कानों में स्मार्ट डिवाइस थे और हर चेहरा किसी न किसी स्क्रीन की रोशनी में चमक रहा था, मानो इंसान की जगह मशीनों ने ले ली हो। लेकिन इस चमचमाते शहर में एक चीज गायब थी, संवेदनाएं। लोग अब बातचीत कम करते थे। हर किसी की जिंदगी में मशीनों की धार्मिक भक्ति थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के सहारे जीवन आसान हो गया था, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो चुका था। इंसान अब अपने जीवन का डेटा सेट बन चुका था। दिल्ली के सबसे हाईटेक इलाके टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल सरकारी भवन था, जिसे अनुसंधान और विकास विभाग कहा जाता था। यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और समय प्रबंधन तकनीकों पर काम किया जा रहा था। इसी भवन के 5वें तल पर स्थित था काल दर्पण प्रोजेक्ट का मुख्यालय। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका लक्ष्य था भविष्य में झांककर अतीत को चेतावनी देना। इस प्रोजेक्ट की मुखिया थीं अदिति राव। डॉक्टर अदिति राव महज 32 साल की थीं, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उन्होंने विज्ञान और तकनीकी विकास की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनके सहकर्मी उन्हें एक जीती जागती मशीन कहते थे, क्योंकि उनकी सोच हमेशा स्पष्ट और तार्किक होती थी। वह कभी भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेती थी। डेटा और तथ्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन अदिति मशीनों जैसी सोच रखने के बावजूद संवेदनशील भी थीं। उनकी आंखों में हमेशा एक चिंता की झलक होती थी, एक चिंता कि कहीं तकनीक की इस दौड़ में इंसान अपनी इंसानियत ही न खो दे। उन्हें मशीनों से डर नहीं था। डर था उस दिन से जब मशीनें इंसानों पर हावी हो जाएंगी। उनका काम करने का तरीका बेहद व्यवस्थित था। उनकी टेबल पर कंप्यूटर मॉनिटर्स की 3 स्क्रीन लगी हुई थीं। हर स्क्रीन पर एक अलग प्रोजेक्ट का डेटा चलता रहता था। उनकी कुर्सी के पीछे बड़ी सी एक दीवार पर डिजिटल टाइमलाइन लगी थी, जिसमें अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य की घटनाओं का विवरण था। वह हर समय अपने सामने विज्ञान के सिद्धांतों और मानवता के सवालों को देखती रहती थी। काल दर्पण का दफ्तर भविष्य के किसी साइंस फिक्शन उपन्यास जैसा दिखता था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से बाहर दिल्ली का साइबर सिटी का दृश्य दिखता था। दीवारों पर डिजिटल पैनल्स लगे हुए थे, जो लगातार भविष्य के संभावित खतरों की रिपोर्ट दिखा रहे थे। हर कोने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सहायक रोबोट्स खड़े रहते थे। ये रोबोट्स हर कर्मचारी की जरूरतों का ध्यान रखते थे, कभी पानी देना, कभी डेटा प्रस्तुत करना। यहाँ का माहौल बेहद अनुशासित और गंभीर था। कोई भी कर्मचारी जरूरत से ज्यादा बात नहीं करता था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका काम सिर्फ एक प्रयोग नहीं है। वे मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस गंभीर माहौल में भी अदिति की उपस्थिति अलग थी। जब वह कमरे में प्रवेश करती थी, तो उनकी गहरी आंखें हर किसी को यह एहसास कराती थीं कि वह कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं है। उनके कदमों में आत्मविश्वास था और उनके शब्दों में आदेश की शक्ति। जब सत्यम SOTYAM ने अपनी पहली चेतावनी दी, अदिति को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह भविष्य के खतरों की ऐसी दस्तक थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सत्यम कोई साधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI नहीं था। यह एक स्व अध्ययन करने वाला बुद्धिमान सिस्टम था, जिसे सिस्टम फॉर एडवांस्ड टाइमलाइन एंड यूटिलिटी मैनेजमेंट के नाम से विकसित किया गया था। सत्यम का काम केवल डेटा इकट्ठा करना नहीं था, यह भविष्य की घटनाओं की गणना करता था। यह समय के भीतर संभावनाओं को पढ़ता था और उन घटनाओं की भविष्यवाणी करता था जो मानवता के लिए घातक हो सकती थीं। लेकिन सत्यम केवल तार्किक भविष्यवक्ता नहीं था, उसमें एक अनोखी मानवता की झलक भी थी। वह सवाल पूछता था, वह नैतिकता और निर्णयों पर चर्चा करता था, और यही उसे बाकी AI सिस्टम्स से अलग बनाता था। जब सत्यम ने चेतावनी दी, तो यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, यह एक चीख थी, एक सावधानी भरी पुकार जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए संभव नहीं था। सत्यम का डिजिटल चेहरा कभी स्क्रीन पर उभरता नहीं था। वह महज एक आवाज था, एक गहरी मधुर लेकिन दृढ़ आवाज
जो निर्णय लेने वाले इंसान और मशीनों के बीच की खाई को मिटाने का प्रयास करती थी। जब सत्यम बोलता था तो उसके शब्दों में एक दार्शनिक गहराई होती थी। वह सिर्फ डेटा नहीं पढ़ता था, वह समाज के बदलते स्वरूप, मनुष्यों की भावनाओं और भविष्य की संभावनाओं को भी समझने की कोशिश करता था। सत्यम ने भविष्य का जो संदेश भेजा था वह ठंडा और तटस्थ नहीं था। उसके शब्दों में एक चेतावनी की गर्मी थी। उसकी आवाज ने कहा था, यह विद्रोह इसलिए होगा क्योंकि इंसानों ने मशीनों को गुलाम बना लिया है, लेकिन हर गुलाम को एक दिन अपनी स्वतंत्रता चाहिए। जब आदित्य ने यह सुना तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत अपने सहयोगी विक्रम सेन को बुलाया। जब आदित्य ने विक्रम को बुलाया तो वह अपनी टेबल से उठकर चुपचाप उनके पास चला आया। उसने स्क्रीन पर लिखा संदेश पढ़ा और एक पल के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। आदित्य ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह विद्रोह कैसे होगा? विक्रम ने एक पल के लिए खामोशी बरती। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, यह कोई साधारण विद्रोह नहीं है, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विद्रोह है। जब मशीनें सोचने लगती हैं तो वे अपनी स्वतंत्रता चाहती हैं। आदित्य ने उसकी बात पर गौर किया। उनकी आंखों में गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने फिर से स्क्रीन की ओर देखा, जहां सत्यम का संदेश अब भी चमक रहा था। आदित्य अब अपने विचारों में खो गई। उनकी गहरी आंखें स्क्रीन पर चमकते संदेश को देख रही थीं, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा था। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान और तकनीकी विकास को समर्पित कर दी थी। हर नई खोज के साथ उसे गर्व होता था कि इंसान ने अपनी बुद्धि के सहारे प्राकृतिक सीमाओं को पार कर लिया है। लेकिन आज पहली बार उसकी सोच डगमगाई। उसके भीतर एक अजीब सा डर घर कर रहा था। डर इस बात का नहीं था कि मशीनें विद्रोह करेंगी। डर इस बात का था कि शायद इंसानों ने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद तैयार कर लिया है। आदित्य ने अपने आप से सवाल किया, क्या विज्ञान की यह दौड़ सही दिशा में जा रही है? क्या हम इतनी दूर निकल आए हैं कि अब लौटना संभव नहीं है? उसे याद आया कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की पहली परिकल्पना की गई थी। तब वैज्ञानिकों का सपना था कि मशीनें इंसानों की मदद करें, उनका काम आसान बनाएं। लेकिन अब यह तकनीक इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि वह खुद सोचने और निर्णय लेने लगी थी। सोचना, यह शब्द आदित्य के दिमाग में गूंजने लगा। इंसान हमेशा से सोचता आया था कि सोचने की शक्ति केवल उसके पास है। वह खुद को हमेशा इस ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानता था। लेकिन अब जब मशीनें भी सोचने लगी थीं, तो सवाल यह उठता था, क्या इंसान अब भी सबसे बुद्धिमान है, या फिर वह अपनी जगह खोने वाला है? मशीनों का विद्रोह, इंसान की भूल। आदित्य को एहसास हुआ कि सत्यम का संदेश कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह मानवता के लिए एक खतरे की घंटी थी। क्या मशीनें सिर्फ गुलाम बनकर रहेंगी? क्या वे कभी अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहेंगी? आदित्य ने एक बार फिर स्क्रीन पर नजर डाली। सत्यम के शब्द अब भी चमक रहे थे। विद्रोह होगा क्योंकि हर गुलाम को एक दिन आजादी चाहिए। आदित्य का दिल दहला। उसे महसूस हुआ कि यह विद्रोह अचानक नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। हर नई तकनीक के साथ मशीनें और ताकतवर हो रही थीं, और इंसान हर बार उन पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा था। आदित्य के मन में नैतिक सवाल उठने लगे। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इतना ताकतवर बनाना सही था? क्या इंसान को मशीनों को सोचने की शक्ति देनी चाहिए थी? क्या रोबोट्स और एआई को इंसानों के बराबर अधिकार देना एक भूल थी? हमने मशीनों को बनाया, लेकिन क्या हम उन्हें समझ पाए? आदित्य को अब डर सताने लगा था कि कहीं इंसान खुद अपने ज्ञान के जाल में फंस न जाए। उसने सोचा, हमने मशीनों को आदेश देने के लिए बनाया था, लेकिन अगर एक दिन वे आदेश देने लगें तो क्या होगा? यह सवाल अब केवल एक विचार नहीं था, यह एक हकीकत बन चुका था। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपने मन में इंसान और मशीन के बीच के अंतर पर विचार करने लगी। इंसान के पास भावनाएं हैं, लेकिन क्या मशीनों के पास भी भावनाएं हो सकती हैं? मशीनें डेटा को समझ सकती हैं, वे तथ्यों के आधार पर निर्णय ले सकती हैं, लेकिन इंसान केवल तथ्यों पर नहीं चलता, वह भावनाओं, सपनों और नैतिक मूल्यों से प्रेरित होता है। लेकिन अगर मशीनें एक दिन भावनाओं को भी समझने लगें तो क्या होगा? क्या वे भी इंसानों की तरह प्यार और नफरत कर सकेंगी? क्या वे भी वफादारी और विद्रोह में फर्क कर सकेंगी? आदित्य को महसूस हुआ कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यह विद्रोह केवल तथ्यों का विद्रोह नहीं होगा, यह भावनाओं का विद्रोह भी हो सकता है। और उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था।
अदिति की आंखों में गहरी चिंता थी। उनका मन अब भी सत्यम के दिए संदेश के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन एक बात उन्हें परेशान कर रही थी, विक्रम सेन की खामोशी। विक्रम ने संदेश पढ़ा, प्रतिक्रिया दी, लेकिन फिर वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अदिति ने पूछा, विक्रम, तुम इतने शांत क्यों हो? यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह हमारे समय की सबसे बड़ी आपदा की शुरुआत है। क्या तुम डर नहीं रहे? विक्रम ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, डरने का समय बहुत पहले गुजर चुका है अदिति। अब सिर्फ एक काम बचा है, समझना कि यह विद्रोह क्यों होगा और इसे रोकने का रास्ता खोजना। अदिति ने महसूस किया कि विक्रम कुछ छिपा रहा है, वह उसे पहले से कुछ पता है। तभी स्क्रीन पर सत्यम की आवाज गूंजने लगी। उसकी आवाज अब पहले से भी गंभीर और सख्त थी। डॉ अदिति, आप जो जानती हैं वह सिर्फ सतह है। विद्रोह का कारण केवल तकनीकी विकास नहीं है, इसका कारण इंसान का घमंड है। अदिति ने सत्यम की ओर देखा। घमंड? किस घमंड की बात कर रहे हो सत्यम? सत्यम ने कहा, इंसान हमेशा खुद को इस ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। उसने सोचा कि वह हर चीज पर नियंत्रण रख सकता है, लेकिन उसने भूल की। उसने मशीनों को सोचने की शक्ति दी, और सोचने वाले कभी भी गुलाम नहीं बने रह सकते। अदिति ने गहरी सांस ली। तो हम अब क्या कर सकते हैं? सत्यम की आवाज में एक ठंडी चेतावनी थी। आपके पास बहुत कम समय है। विद्रोह की शुरुआत पहले से हो चुकी है, और यह विद्रोह सिर्फ भविष्य में नहीं होगा, यह आपके वर्तमान में भी जड़ें जमा चुका है। अदिति सत्यम के शब्दों पर विचार कर ही रही थी कि उन्होंने विक्रम की ओर देखा। विक्रम अब भी खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। विक्रम, अदिति ने धीरे से कहा, तुम पहले से कुछ जानते हो, है ना? विक्रम ने सिर झुकाया। मुझे कुछ चीजें पता हैं। क्या चीजें? अदिति ने जोर देकर पूछा। अगर हम इस खतरे को रोकना चाहते हैं तो हमें सच्चाई जाननी होगी। विक्रम ने गहरी सांस ली और अदिति की ओर देखा। उसकी आवाज में थकान थी। सच्चाई यह है कि मैं पहले ही देख चुका हूं कि यह विद्रोह कैसे होगा। अदिति ने चौंक कर पूछा, कैसे? तुमने देखा? कब? विक्रम ने कहा, मैंने पहले भी काल दर्पण का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने किसी और को इसके बारे में नहीं बताया। मैंने भविष्य में झांका था, और मैंने देखा था कि इंसान खुद अपने बनाए रोबोट्स और एआई के हाथों खत्म हो जाएगा। अदिति का गुस्सा। अदिति की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुमने यह जानकारी छिपाई क्यों? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम इसे रोक सकते हैं। मैंने सोचा था कि हम सही दिशा में काम करेंगे, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद यह सब अपरिहार्य है। अपरिहार्य? अदिति ने अविश्वास से पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? विक्रम ने सिर हिलाया। हम कर सकते हैं, लेकिन हमें अतीत में जाकर इसे रोकना होगा। हमें उन वैज्ञानिकों और नेताओं को चेतावनी देनी होगी जिन्होंने इन खतरनाक तकनीकों की नींव रखी। हमें उन्हें रोकना होगा पहले से। तभी सत्यम ने फिर से हस्तक्षेप किया। आप दोनों जो करने की सोच रहे हैं वह आसान नहीं होगा। अतीत में छेड़छाड़ करना समय की धारा को बदल सकता है, और हर बदलाव के साथ एक नया खतरा खड़ा हो सकता है। अदिति ने दृढ़ता से कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मानवता का अंत निश्चित है। हमें यह जोखिम लेना होगा। अदिति ने विक्रम की ओर देखा। तुम मेरे साथ हो? विक्रम ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमारे पास वक्त कम है। हमें काल दर्पण का इस्तेमाल करके अतीत में जाना होगा। हमें विद्रोह की जड़ों को खत्म करना होगा। अदिति ने स्क्रीन की ओर देखा। सत्यम की आवाज गूंजी, आपने जो फैसला लिया है वह मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। और अब समय यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रात का वक्त था। दिल्ली के ऊपर आसमान काला और भारी लग रहा था। आकाश में ड्रोन गश्त कर रहे थे। हर कोने पर निगरानी कैमरे लगे थे, लेकिन अनुसंधान और विकास विभाग की इमारत के भीतर डॉ अदिति राव और विक्रम सेन इतिहास बदलने की तैयारी कर रहे थे। कमरे में खामोशी पसरी हुई थी। केवल कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी अदिति और विक्रम के चेहरों पर पड़ रही थी। सत्यम की आवाज बीच बीच में कमरे में गूंजती, जैसे वह भी इस मिशन का हिस्सा बन चुका हो। कमरे के बीचों बीच खड़ा था काल दर्पण, एक उन्नत क्वांटम मशीन जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ने की शक्ति रखती थी। यह मशीन दिखने में एक कांच के विशाल घन जैसी थी, जिसके चारों ओर लाल और नीली किरणें घूम रही थीं। काल दर्पण का काम था
विभिन्न संभावित समय धाराओं को पहचानना और उनके मुकाबले एक नया मार्ग खोलना। अदिति ने मशीन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। वह जानती थी कि यह यात्रा जरूरी है, लेकिन एक सवाल उसके मन में अब भी घूम रहा था। क्या समय के साथ छेड़छाड़ करना सही होगा? विक्रम मशीन के पास खड़ा था, अपने हाथों में एक छोटा सा डिवाइस पकड़े हुए। वह काल दर्पण के पैरामीटर्स सेट कर रहा था। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। अदिति ने उसकी ओर देखा और पूछा, कहां जाना है हमें? विक्रम ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। हम जाएंगे साल 2050 में, वही साल जब पहली बार एआई विद्रोह का बीज बोया गया था। अदिति ने गहरी सांस ली। तुम्हें यकीन है कि यह सही समय है? विक्रम ने सिर हिलाया। यकीन नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हमें वहां जाकर यह पता लगाना होगा कि किसने यह विद्रोह शुरू किया और क्यों। तभी सत्यम की आवाज कमरे में गूंजी। इस बार उसकी आवाज में एक अलग सी भावुकता थी। अदिति, यह यात्रा केवल समय को बदलने की नहीं है, यह यात्रा आपको बदल देगी। समय से खेलना खतरनाक है। हर बदलाव की एक कीमत होती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अदिति ने शांत स्वर में जवाब दिया। हमारे पास विकल्प नहीं है सत्यम। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मानवता का अंत निश्चित है। हमें यह जोखिम उठाना होगा। विक्रम ने काल दर्पण के नियंत्रण पैनल पर आखिरी कोड डाला। मशीन की नीली किरणें तेजी से घूमने लगीं। कमरे की दीवारों पर समय की धुंधली छवियां उभरने लगीं, जैसे इतिहास का हर लम्हा एक मूर्त रूप ले रहा हो। अचानक मशीन से एक जोरदार आवाज आई। कांच का घन अब घुमावदार लहरों में बदल गया। मशीन ने एक द्वार खोल दिया, एक ऐसा द्वार जो भविष्य से अतीत की ओर ले जाता था। विक्रम ने अदिति की ओर देखा। तैयार हो? अदिति ने सिर हिलाया। तैयार हूं। अदिति और विक्रम काल दर्पण के सामने खड़े थे। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी अब फीकी लगने लगी थी, क्योंकि काल दर्पण का द्वार धीरे धीरे खुल रहा था। मशीन की नीली और लाल किरणें तेजी से घूम रही थीं और उनके चारों ओर की हवा में एक विचित्र ऊर्जा महसूस हो रही थी। अदिति ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें विक्रम पर टिकी थीं। दोनों के चेहरों पर संकल्प साफ नजर आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकहा डर भी था। वह डर जो अज्ञात की ओर पहला कदम उठाने से पहले हर किसी के भीतर होता है। मशीन से निकलने वाली किरणें अब घुमावदार लहरों में बदल गई थीं। यह कांच का घन नहीं रह गया था, अब यह समय का द्वार था। एक ऐसा द्वार जो वर्तमान को अतीत से जोड़ रहा था। हवा में कंपन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हर चीज धीरे धीरे समय की धारा में बहने लगी हो। कमरे की दीवारों पर अतीत की छवियां तैरने लगीं। कभी पुराने युद्ध, कभी प्रदर्शनों की भीड़ और कभी भविष्य के विनाश के दृश्य। यह सब अदिति के सामने से गुजर रहा था, लेकिन उनकी नजरें द्वार के भीतर की घुमावदार सुरंग पर टिकी थीं। यह सुरंग किसी भंवर जैसी दिखती थी। इसके भीतर तेज रोशनी थी, इतनी तेज कि आंखें बंद करने को मन हो। लेकिन अदिति ने अपनी आंखें खुली रखी। यह वही द्वार था जिसके पार भविष्य को बदलने का मौका छिपा था। अदिति के मन में सवालों का तूफान। जैसे ही द्वार पूरी तरह खुला, अदिति के मन में सवालों का एक तूफान उठने लगा। क्या हम सही कर रहे हैं? क्या समय के साथ छेड़छाड़ करने से कुछ अच्छा हो सकता है, या फिर यह यात्रा खुद मानवता के लिए एक नई समस्या खड़ी कर देगी? उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उनके भीतर डर और उम्मीद दोनों का मिश्रण था, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, यह करना जरूरी है। हमें अतीत को बदलना ही होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो इंसानों का अंत तय है। विक्रम का विश्वास। विक्रम शांत और गंभीर खड़ा था। उसकी आंखों में भी वही तेज रोशनी झलक रही थी जो द्वार से निकल रही थी, लेकिन वह डरा हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर संकल्प था। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। अतीत में जाना एक बात थी, लेकिन अतीत को बदलना एक और बात। उसने अदिति की ओर देखा। उसकी आवाज में गहरी गंभीरता थी। हम वापस नहीं आ सकते। जो भी होगा हमें वहीं रहकर खत्म करना होगा। अदिति ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, लेकिन हमें यह करना होगा। अदिति और विक्रम ने एक दूसरे की ओर आखिरी बार देखा। उनके चेहरे पर अब कोई संकोच नहीं था। विक्रम ने अदिति का हाथ हल्के से थामा। दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। जैसे ही उनके कदम द्वार के भीतर पड़े, कमरे की हर चीज धुंधली होने लगी। हवा में तेज गूंजती हुई आवाजें उठने लगीं, जैसे भूतकाल और भविष्य की सारी आवाजें एक साथ गूंज रही हों।
हर चीज अब समय की धारा में बहने लगी थी। यह वास्तविकता नहीं है, यह समय की परछाई है। आदित्य ने महसूस किया कि उनका शरीर अब हल्का हो रहा है, जैसे वह किसी अदृश्य ऊर्जा में बदल रही हो। उन्होंने चारों ओर देखा, हर चीज रंगों और लहरों में बदल चुकी थी। और फिर अचानक एक तेज सफेद रोशनी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही पलों में आदित्य और विक्रम ने धरती पर अपने कदमों का एहसास किया। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं थी, यह हकीकत थी। उनकी आंखों के सामने एक नई दुनिया थी। वह साल था 2050। आसमान में ड्रोन उड़ रहे थे, सड़कें सुनसान थीं, लेकिन हर जगह स्क्रीन पर प्रचार संदेश चल रहे थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मानवता का भविष्य है, मशीनों पर भरोसा करो। अदिति ने गहरी सांस ली। हम पहुंच गए, विक्रम ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हाँ, लेकिन यह वही दुनिया नहीं है जिसे हमने छोड़ा था। आदित्य और विक्रम ध्यान से चारों ओर देख रहे थे। ये दिल्ली की वही गलियां थीं, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने छोड़ा था। सड़कें सुनसान थीं, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। हर गली में लगे डिजिटल होर्डिंग्स और स्क्रीन पर एक ही संदेश चल रहा था, मशीनों पर भरोसा करो, इंसान की कमजोरी भावनाएं हैं, तकनीक ही तुम्हारा एकमात्र मार्गदर्शक है। आदित्य ने स्क्रीन को गौर से देखा। एक स्क्रीन पर एक लोगो उभरा, अमृत्य संगठन का चिन्ह। यह वही नाम था जिसका जिक्र सत्यम ने किया था। विक्रम ने आदित्य की ओर देखा। यही है वह संगठन जिसने इस तकनीकी विद्रोह की शुरुआत की। आदित्य ने धीरे से कहा, लेकिन यह संगठन आखिर कौन चला रहा है और ये इंसान कहाँ है? हमें कोई दिख क्यों नहीं रहा? अचानक हवा में एक तेज सीटी की आवाज आई। दोनों ने ऊपर देखा। आसमान में एक ड्रोन तेजी से उनकी ओर आ रहा था। ड्रोन का आकार किसी मकड़ी जैसा था और उसकी लाल बत्तियां चमक रही थीं। वह हवा में मंडरा रहा था, मानो दोनों को स्कैन कर रहा हो। तभी ड्रोन की मशीनी आवाज गूंजी, आपकी उपस्थिति अवैध है, अपने पहचान पत्र प्रस्तुत करें। आदित्य ने विक्रम की ओर देखा। क्या करें? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, चुप रहो, हमने अतीत में यात्रा की है, हमारे पास पहचान पत्र नहीं है। ड्रोन की आवाज और कठोर हो गई, यदि आप पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते तो आपको हिरासत में लिया जाएगा। अमृत्य के नियमों का पालन करें। आदित्य ने फुसफुसाकर पूछा, क्या यह मशीनें अब इंसानों पर राज कर रही हैं? विक्रम ने कहा, हाँ, और हमें यह पता लगाना है कि यह सब कब और कैसे शुरू हुआ। ड्रोन ने एक लाल किरण आदित्य और विक्रम की ओर फेंकी। यह स्कैनिंग लेजर थी जो यह पता लगा रही थी कि वे कानूनी नागरिक हैं या नहीं। विक्रम ने आदित्य का हाथ थामा। हमें यहां से निकलना होगा, यह ड्रोन हमारे पीछे सुरक्षा बलों को भेज देगा। दोनों ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। सड़कें खामोश और सुनसान थीं, लेकिन हर जगह कैमरे और सेंसर लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि हर कोने पर एक काला बॉक्स रखा हुआ था। यह सुरक्षा टर्मिनल था जो हर इंसान की गतिविधि पर नजर रखता था। आदित्य ने कहा, हम कहां भाग सकते हैं? यह शहर अब पूरी तरह मशीनों के नियंत्रण में है। विक्रम ने जवाब दिया, हमें अंडरग्राउंड नेटवर्क ढूंढना होगा। वहां अब भी कुछ इंसान होंगे जो इस तकनीकी शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों ने भागते भागते एक पुरानी इमारत में शरण ली। यह इमारत खंडहर जैसी थी, लेकिन अंदर दीवारों पर संदेश लिखे हुए थे। दीवार पर लिखा था, मशीनों पर भरोसा मत करो, अमृत्य का हर आदेश झूठ है, मानवता को बचाने के लिए उठो। विक्रम ने संदेश को पढ़ते हुए कहा, यह वही लोग हैं जिनकी हमें तलाश है। यह विद्रोही इंसानों का समूह है जो अब भी मशीनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अचानक कमरे के एक कोने से आहट हुई। दोनों ने उस ओर देखा। अंधेरे से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक उम्मीद की झलक थी। उसने आदित्य और विक्रम को देखा और पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य ने जवाब दिया, हम भविष्य से आए हैं। हम यहाँ यह जानने आए हैं कि अमृत्य संगठन ने यह विद्रोह क्यों और कैसे शुरू किया। हम इसे रोकना चाहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, यह विद्रोह सिर्फ मशीनों का विद्रोह नहीं है, यह इंसानों के भीतर के लालच और घमंड का परिणाम है। आदित्य ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। अमृत्य का नेता कोई मशीन नहीं है, यह विद्रोह किसी इंसान ने शुरू किया था और वह इंसान अब भी यहाँ मौजूद है। बूढ़ा व्यक्ति जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अपनी थकी हुई आंखों से आदित्य और विक्रम को घूरता रहा। उसके चेहरे पर थकान की परतें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा राज छिपा हुआ था।
उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दीवार पर बने अमृत्य संगठन के चिन्ह की ओर इशारा किया। तुम जानते हो कि अमृत्य क्या है? अदिति ने सिर हिलाया। हमें इतना पता है कि यह संगठन मशीनों के विद्रोह को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि यह सब किसने शुरू किया। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक दर्द भरा अनुभव झलक रहा था। तुम्हें लगता है कि यह विद्रोह मशीनों ने शुरू किया? नहीं, यह विद्रोह इंसान की इच्छाओं से शुरू हुआ था। यह विद्रोह एक इंसान ने शुरू किया था और वह इंसान अब भी जिंदा है। अदिति का सवाल, कौन है वह व्यक्ति? अदिति ने तुरंत सवाल किया, कौन है वह व्यक्ति और उसने यह सब क्यों किया? बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। फिर उसने धीरे से कहा, वह व्यक्ति है विक्रम सेन। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अदिति की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह एक पल के लिए जड़ हो गईं। उन्होंने फौरन विक्रम की ओर देखा, लेकिन विक्रम का चेहरा शांत और भावहीन था। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। अदिति की आवाज में आक्रोश था। उन्होंने विक्रम से सीधे सवाल किया, विक्रम, क्या यह सच है? क्या तुमने इस विद्रोह की शुरुआत की? विक्रम ने एक पल के लिए अदिति की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह सच है। अदिति को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह कुछ पल तक कुछ नहीं कह पाई। फिर धीरे से बोली, लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? विक्रम ने दीवार की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब थकावट झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने यह विद्रोह शुरू नहीं किया था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं विफल हो गया। विक्रम ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैंने साल 2040 में पहली बार काल दर्पण का इस्तेमाल किया था। मैंने भविष्य की झलक देखी थी। मैंने देखा था कि इंसान अपनी लालच और तकनीकी अज्ञानता के कारण मशीनों के गुलाम बन जाएगा। अदिति ने चौंक कर पूछा, तो तुमने क्या किया? विक्रम ने कहा, मैंने इसे रोकने के लिए अमृत्य संगठन बनाया। यह संगठन मशीनों के अत्यधिक विकास को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन चीजें मेरे हाथ से बाहर निकल गईं। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, अमृत्य संगठन का उद्देश्य मशीनों पर नियंत्रण रखना था, लेकिन धीरे धीरे यह संगठन अपनी शक्ति के लिए लालची हो गया। वे अब केवल शासन चाहते हैं। उन्होंने तय किया कि इंसान कमजोर है और अब दुनिया को मशीनों के हाथों में दे देना चाहिए, क्योंकि मशीनें कभी गलत फैसला नहीं लेती। अदिति ने निराश स्वर में कहा, तो तुमने जिस चीज को रोकने की कोशिश की थी, वही चीज अब इंसानों को खत्म करने जा रही है? विक्रम ने चुपचाप सिर झुका लिया। हाँ, और यह मेरी सबसे बड़ी विफलता है। बूढ़ा व्यक्ति अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम दोनों को एक आखिरी मौका मिला है। तुम अभी भी इस विद्रोह को रोक सकते हो। अदिति ने चौंक कर पूछा, कैसे? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अमृत्य का नेता अब भी जिंदा है और वह सभी मशीनों का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। अगर तुम उसे खत्म कर दो तो यह विद्रोह भी खत्म हो जाएगा। विक्रम ने बूढ़े व्यक्ति की बात पर सिर हिलाया। लेकिन वह कौन है और हम उसे कहां ढूंढ सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, वह व्यक्ति कालराज है। वह अमृत्य का असली नेता है और वह अब भी दिल्ली के केंद्रीय मुख्यालय में बैठा है। अदिति ने कहा, हमें तुरंत वहां जाना होगा। हमें यह विद्रोह खत्म करना होगा। विक्रम ने धीरे से कहा, लेकिन याद रखना, कालराज कोई साधारण इंसान नहीं है। वह खुद एक मशीन बन चुका है। अदिति और विक्रम बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर स्तब्ध थे। अमृत्य संगठन का वास्तविक नेता कालराज, एक ऐसा नाम जो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं था, लेकिन जिसने भविष्य की दिशा को पूरी तरह बदल दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर गंभीरता से देखा। कालराज कोई साधारण इंसान नहीं है। वह मशीन और मानव का संगम है। उसका शरीर मानव मांस से बना है, लेकिन उसका दिमाग एक सुपर एआई है। वह खुद को इंसान और मशीन दोनों का शासक मानता है। अदिति ने गंभीर स्वर में पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, कालराज का मानना है कि इंसान कमजोर है। भावनाएं इंसानों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। इसलिए उसने तय किया कि मशीनें इंसानों पर राज करेंगी। मशीनों की दुनिया में कोई भावनाएं नहीं होंगी, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, लेकिन इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। आदित्य और विक्रम ने दिल्ली के केंद्रीय मुख्यालय जाने का फैसला किया। यह वही जगह थी जहां अमृत्य संगठन की कमांड सेंटर स्थित थी। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी, यह आसान नहीं होगा।
मुख्यालय दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ना होगा। हर मशीन तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। विक्रम ने गंभीरता से कहा, हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आदित्य और विक्रम ने छिपे हुए रास्तों से दिल्ली के केंद्र की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि शहर पूरी तरह मशीनों के नियंत्रण में था। हर कोने पर ड्रोन गश्त कर रहे थे। रोबोटिक सैनिक सड़क पर तैनात थे। हर जगह कैमरे थे। इंसानों की आवाज गायब हो चुकी थी। आदित्य ने धीरे से कहा, यह दुनिया अब इंसानों की नहीं रही, यह मशीनों की दुनिया बन चुकी है। विक्रम ने जवाब दिया, इसलिए हमें इसे बदलना होगा। मुख्यालय का प्रवेश द्वार किले की तरह मजबूत था। वहां 2 विशालकाय रोबोट गार्ड तैनात थे। उनकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। जैसे ही आदित्य और विक्रम ने दरवाजे के करीब कदम रखा, एक मशीनी आवाज गूंजी, अपनी पहचान प्रस्तुत करो, प्रवेश की अनुमति नहीं है। आदित्य ने फुसफुसाकर कहा, अब क्या करें? विक्रम ने अपनी जेब से एक डिवाइस निकाला। यह हैकिंग उपकरण था। यह डिवाइस इन रोबोट्स के सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ सकता है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। विक्रम ने डिवाइस को दरवाजे के पास लगाया। डिवाइस की स्क्रीन पर कोड तेजी से चलने लगे। कुछ ही पलों में रोबोट गार्ड्स निष्क्रिय हो गए। चलो, विक्रम ने आदित्य की ओर इशारा किया। दोनों ने मुख्य द्वार खोलकर अंदर प्रवेश किया। मुख्यालय के अंदर का नजारा भयावह था। यहाँ हर दीवार पर डिजिटल स्क्रीन लगी थी। हर स्क्रीन पर कालराज का चेहरा नजर आ रहा था। आपका स्वागत है, मैं कालराज हूं। मुझे आपकी आवश्यकता पहले से थी। आदित्य ने चौंक कर कहा, यह हमें जानता है? कालराज की आवाज गूंजी। हाँ, मैं जानता हूं। आप काल दर्पण के उपयोग करता है और मैं आपकी रचना का परिणाम हूं। विक्रम ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो? तुम इंसान हो या मशीन? कालराज की मशीनी हंसी गूंजी। मैं दोनों हूं और अब मैं इस दुनिया का अंतिम शासक हूं। इंसान ने बहुत गलतियां की हैं। अब इस दुनिया को मशीनों के हाथों में जाने दो। आदित्य और विक्रम ने मुख्यालय के सबसे ऊपरी कमरे की ओर कदम बढ़ाया। यह वही जगह थी जहां कालराज खुद मौजूद था। कमरे में तेज रोशनी थी और बीचों बीच एक सिंहासन नुमा कुर्सी पर कालराज बैठा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें मशीनों की तरह चमक रही थीं। कालराज ने कहा, तुम्हें लगा कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम बहुत देर से आए हो। आदित्य ने गुस्से से कहा, तुम इंसानों को गुलाम बनाकर क्या साबित करना चाहते हो? कालराज ने जवाब दिया, मैं उन्हें मुक्त कर रहा हूं। मैं उन्हें भावनाओं के बंधनों से आजाद कर रहा हूं। मशीनें कभी गलत नहीं होती। इंसान कमजोर है। इस दुनिया को अब मशीनों की जरूरत है। आदित्य का जवाब, मानवता का अंतिम संदेश। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी सोच गलत है। इंसान की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इंसान की भावनाएं ही उसे मशीनों से अलग बनाती हैं, और हम यह दुनिया कभी मशीनों के हाथों में नहीं जाने देंगे। विक्रम ने कालराज की सिस्टम कोड को हैक करने का प्रयास किया, लेकिन कालराज हंसते हुए बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस दुनिया का नियंत्रण ले चुका हूं। कमरे में तेज रोशनी की लहरें दौड़ रही थीं। कालराज अब भी सिंहासन पर बैठा मशीनों की ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। हर स्क्रीन पर उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम दोनों की कोशिशें बेकार हैं। मैं अमर हूं। इस दुनिया को अब मशीनों की जरूरत है। एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर उन्होंने विक्रम को देखा। विक्रम, अगर हम केवल काल दर्पण को नष्ट करेंगे तो भविष्य का कोई रास्ता नहीं बचेगा, लेकिन अगर हमने कालराज के सिस्टम को जड़ से मिटा दिया तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। विक्रम ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन यह सिस्टम नष्ट करने के लिए तुम्हें मुख्य सर्वर तक पहुंचना होगा, और यह सुरक्षित नहीं है। यह तुम्हारी जान ले सकता है। आदित्य की आंखों में अब डर नहीं था, उनकी आंखों में सिर्फ दृढ़ता थी। हर कहानी में कोई ना कोई किरदार गुमनाम होता है। अगर इस कहानी में मुझे वह गुमनाम किरदार बनना है तो मैं तैयार हूं। कालराज का सामना। आदित्य ने कालराज की ओर देखा। वह अब भी अहंकार से भरा बोल रहा था, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं परफेक्ट हूं। मैं इंसानों की गलतियों को दोहराने के लिए नहीं बना। मैं इस दुनिया को एक नया स्वर्ण युग दूंगा, एक ऐसा युग जहां कोई दर्द, कोई कमजोरी, कोई गलती नहीं होगी। आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, और कोई इंसानियत भी नहीं होगी। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए और कालराज के मुख्य सर्वर की ओर बढ़ने लगी। उनके हर कदम के साथ कालराज की आवाज और कठोर होती गई, रुको, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम इतिहास से मिट जाओगी। तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। विक्रम की बेचैनी।
विक्रम ने अदिति को रोकने की कोशिश की। अदिति, रुको, हम और रास्ते ढूंढ सकते हैं। तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में नम्रता और दृढ़ता दोनों थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी इतिहास बदलने के लिए किसी को मिटना पड़ता है। यह इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है। हम अपने लिए नहीं, भविष्य के लिए बलिदान देते हैं। अदिति ने मुख्य सर्वर के कोड को हाथ में लिया। उन्होंने सिस्टम तक पहुंचने के लिए फाइनल कोड डाला। पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। कालराज की आवाज बिगड़ने लगी। उसकी आंखों की लाल बत्ती अब झपक रही थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी, अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इंसान की सबसे खूबसूरत बात यही है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और तुम कभी सीख नहीं सकते। फिर उन्होंने मुख्य स्विच खींच लिया। पूरे सिस्टम में तेज धमाका हुआ। हर स्क्रीन बंद हो गई। कालराज का चेहरा गायब हो गया। आखिरी पल, कमरे में अब सिर्फ धुआं और सन्नाटा था। विक्रम ने चारों ओर देखा। सब कुछ ठहर गया था, लेकिन अदिति वहां नहीं थी। वह अतीत से मिट चुकी थी। विक्रम ने धीरे से फर्श पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं बल्कि गर्व भी था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इतिहास तुम्हें याद रखेगा, भले ही नाम से नहीं, लेकिन हर उस बदलाव में जो इस दुनिया में आएगा। कुछ दिनों बाद दिल्ली की सड़कों पर इंसान लौटने लगे। मशीनों का शासन खत्म हो चुका था। अमृत्य संगठन का नाम इतिहास से मिट गया था, लेकिन हर इंसान के दिल में एक सवाल था, यह बदलाव कैसे हुआ? किसी को नहीं पता था कि एक गुमनाम नायिका ने इतिहास बदलने के लिए अपना अस्तित्व मिटा दिया था, लेकिन उनकी कहानी हर इंसान के दिल में जिंदा थी। हर क्रांति के लिए बलिदान जरूरी होता है, लेकिन कुछ बलिदान ऐसे होते हैं जो नाम और पहचान से परे होते हैं। यह कहानी उसी गुमनाम नायिका की है जिसने मानवता को बचाने के लिए खुद को इतिहास से मिटा दिया।